नमस्कार दोस्तों, मैं अजय गोड़ेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, जो कि इस कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है और उनका आपको पता भी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शेयर क्या होते हैं। तो बेसिकली शेयर का हिंदी में मीनिंग होता है हिस्सा। तो आपका कंपनी में जो हिस्सा है उस हिस्से की एक यूनिट को हम शेयर कहते हैं। और जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस कंपनी में एक हिस्सा मिल जाता है और जो वो हिस्सा है वो शेयर की फॉर्म में ही आपको मिलता है। तो शेयर का मतलब हुआ कि किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। और अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद रखा है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी की कुछ हिस्से के मालिक है। तो अब इससे होगा क्या कि अगर वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी तो आपके पैसे भी उसी कंपनी के साथ ग्रो होंगे, मतलब आपको भी प्रॉफिट होने वाला है। और अगर वो कंपनी नुकसान करने वाली है फ्यूचर में तो उससे आपको भी नुकसान होने वाला है। रीजन ये है कि आपने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और आप उस कंपनी के अंदर हिस्सेदार है इसलिए। तो अब चलिए जान लेते हैं प्राइस के बारे में। तो मार्केट में जितने भी शेयर्स लिस्टेड है उनकी एक पर्टिकुलर प्राइस होती है। अब ये जो शेयर की प्राइस है वो कैसे डिसाइड होती है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। मान लीजिए कंपनी है 100 करोड़ रुपए की, जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहती है और अपनी कुछ हिस्सेदारी को बेचना चाहती है। तो अब वो अपनी हिस्सेदारी को कैसे बेचेगी? तो इसके लिए उसे अपनी कंपनी को शेयर के फॉर्म में तोड़ना होता है। तो मान लीजिए अगर वो कंपनी अपने 10 लाख शेयर निकालती है, तो क्योंकि वो कंपनी 100 करोड़ रुपए की है तो उसने 10 लाख शेयर निकाले हैं, तो उसके एक शेयर की प्राइस हो जाएगी 100 रुपए। अब कोई भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो 100 रुपए देकर उसका एक शेयर खरीद सकता है। तो यही होता है शेयर। अब शेयर तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन आपने कई बार स्टॉक भी सुना होगा। तो क्या शेयर और स्टॉक सेम होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। जहां शेयर एक कंपनी की सिर्फ एक यूनिट होती है वहां आप पूरी कंपनी को एक स्टॉक बोल सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास 4 अलग अलग कंपनीज के 10-10 अलग अलग शेयर्स है। मतलब ए कंपनी के 10 शेयर, बी कंपनी के 10 शेयर और ऐसे ही सो ऑन। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने स्टॉक्स है, तो आपका क्या जवाब होगा? अगर आपका जवाब है 40 तो ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है। यह आपका जवाब होगा कि मेरे पास 4 स्टॉक्स है। और जब आप ये कहेंगे कि मेरे पास 4 स्टॉक्स है तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके पास 4 अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स है। अगर आप ये कहेंगे कि मेरे पास 40 स्टॉक्स है तो मुझे लगेगा कि आपके पास 40 अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने शेयर्स है, तब भी आपका जवाब 40 नहीं होगा। यहाँ पर आप जवाब देंगे कि मेरे पास ए कंपनी के 10 शेयर्स है, बी कंपनी के भी 10 शेयर्स है, ऐसे ही सी और डी के भी 10-10 शेयर्स है। इन चारों को एक साथ जोड़कर नहीं बताएंगे। अब अगर आप मान लो कि आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो शेयर्स खरीदने के आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, जब कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसके लिए वो अपना आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालती है, जिसमें कंपनी डायरेक्टली पब्लिक यानी हम जैसे लोगों को शेयर्स बेचती है। अब जब आप डायरेक्टली कंपनी से आईपीओ में शेयर्स खरीदते हैं तो ये भी कहा जाता है कि आप प्राइमरी मार्केट से शेयर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली कंपनी आपको शेयर बेचती है। लेकिन जब एक बार कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ गई है और उसके बाद वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हो चुकी है तो उसके बाद आप डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स नहीं खरीद सकते। अब इसके बाद भी अगर आपको कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तब आपको उन लोगों से शेयर्स खरीदने होंगे जिन लोगों ने आईपीओ में कंपनी से शेयर्स खरीदे थे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर राहुल ने जब कंपनी आईपीओ लेकर आई थी उस टाइम पर आईपीओ में उसने कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे थे। अब मिस्टर राहुल के पास कंपनी के 100 शेयर्स है। अब अगर आपको कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको मिस्टर राहुल से वो शेयर्स खरीदने होंगे। यानी शेयर मार्केट में जिस भी कंपनी के आप शेयर्स खरीदते हैं वो आप डायरेक्टली कंपनी से न खरीद कर आप उन लोगों से वो शेयर्स खरीदते हैं जिन्होंने कंपनी से वो शेयर्स खरीदे थे। अब ऐसे ही आपने शेयर्स खरीद लिए, आपको थोड़े टाइम बाद अगर वो शेयर्स बेचने हैं तो आप किसी और को बेचेंगे और वो किसी और को बेचेगा। ऐसे ही शेयर मार्केट में सब आपस में एक दूसरे को शेयर बेचते हैं। और क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं तो ये वाला जो मार्केट है उसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। अब सेम एग्जांपल में मान लो कि मिस्टर राहुल है वो शेयर्स को बेचना चाहते हैं और आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मिस्टर राहुल है वो शेयर को बेचना चाहते हैं और उनको कैसे पता चलेगा कि आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं?
तो इसके लिए कोई ना कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर आप सभी मिलकर शेयर्स को खरीद और बेच पाए। तो ऐसी ही एक जगह होती है जिसको स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। इंडिया में दो ही मेनली स्टॉक एक्सचेंज है, पहला है एनएसई और दूसरा है बीएसई। ये दोनों ही ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। अब जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? तो आप बन जाते हैं उस कंपनी के शेयर होल्डर। यानी शेयर होल्डर उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की भी जरूरत पड़ती है, जहां से आप शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। और जब आप शेयर्स को खरीद लेते हैं तो उसके बाद शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पर क्लियर कर दूं कि डीमेट अकाउंट के थ्रू शेयर्स खरीदे नहीं जाते और न ही बेचे जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये दोनों अकाउंट एक साथ ही खुलते हैं, अलग अलग आप इनको नहीं खुलवा सकते, इसलिए जनरली ट्रेडिंग अकाउंट को ही डीमैट अकाउंट भी बोल दिया जाता है। बट वैसे मैं आपको बता दूं कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप शेयर्स खरीदना और बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए और उस शेयर्स को रखने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। लेकिन ये जो ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट है, आप सीधा जाकर तो एनएससी और बीएसई जो कि स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर खुलवाएंगे नहीं। तो इसके लिए कुछ ब्रोकर्स होते हैं जिनके थ्रू आपको अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है। और ये ब्रोकर्स आरटीओ के बाहर खड़े होने वाले ब्रोकर्स नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जैसे जीरोधा, एंजल वन, ये सभी ब्रोकिंग कंपनीज है जिनके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। अब देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर डेली करोड़ों शेयर्स खरीदे जाते हैं और हजारों करोड़ों की ट्रेडिंग होती है। तो ऐसे में एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस बात का ध्यान रखे कि ये जो सारी प्रोसेस चल रही है वो एकदम सही तरीके से चले और एकदम साफ सुथरी फेयर रहे, और इसके साथ ही इसमें कोई स्कैम ना हो। तो इसके लिए एक बॉडी है जिसको हम सेबी कहते हैं। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। अब जब भी आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे तो उसके लिए आपको कोई ना कोई पैसा देना पड़ेगा, यानी उस शेयर की कोई ना कोई प्राइस देनी पड़ेगी। तो जो ये शेयर की प्राइस है इसको ही शेयर प्राइस कहा जाता है और इसको ही कई बार करंट प्राइस भी बोलते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? तो इसका जवाब मैं आपको बता दूं, आप शेयर में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको रिटर्न्स मिल सके। आपने 100 रुपए की प्राइस पे शेयर खरीदा हो, उसकी प्राइस बढ़कर 110 हो या 120 हो, जिससे आपका पैसा भी बढ़े और आपको रिटर्न्स भी मिले। तो ये जो रिटर्न्स है, ये एक तो जो शेयर की प्राइस बढ़ रही है इस तरीके से आपको मिल सकता है, और दूसरा आपको डिविडेंड की फॉर्म में भी मिल सकता है। डिविडेंड एक तरह का रिवॉर्ड होता है या कहे कि फायदा होता है जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है, और ये जनरली कैश की फॉर्म में दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि कंपनी जो प्रॉफिट करती है उसका एक हिस्सा उसके शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सिर्फ एक ही स्टॉक को खरीदेंगे या एक ही कंपनी के शेयर को खरीदेंगे, आप बहुत सारे स्टॉक खरीदेंगे। हो सकता है कि आपने रिलायंस के शेयर को खरीदा है, टीसीएस के शेयर को भी खरीदा है, इन्फोसिस के शेयर को भी खरीदा है, आईटीसी के शेयर को भी खरीदा है। तो जो भी आपकी सभी टाइप की इन्वेस्टमेंट है इसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है, तो आप कहेंगे कि भाई मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक्स है, एक म्यूचुअल फंड है। यानी आपने अलग अलग जगह पर जिस जिस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको कंबाइनली बोले तो उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। अब किसी भी कंपनी को फायदा कब होता है? तो कंपनी को फायदा तब होता है जब कंपनी सामान बेचती है या और ज्यादा से ज्यादा सामान बेचती है। तो सामान बेचने से कंपनी के पास जो पैसा आता है उसको सेल्स कहा जाता है, और इसको ही कई बार रेवेन्यू भी कहते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कंपनी ने 100 करोड़ की सेल्स की है, तो यानी इसका मतलब है कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का सामान बेचा है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस कंपनी ने 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, तो इसका मतलब भी है कि कंपनी ने 100 करोड़ का सामान बेचा है। मतलब दोनों का मतलब सेम ही है। बट क्या कंपनी ने जो 100 करोड़ का सामान बेचा है वो सारा ही उसका फायदा यानी प्रॉफिट है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उस सामान को बनाने में कंपनी का कुछ खर्चा भी आया होगा।
तो कंपनी ने जो खर्च किया है उस खर्च को हम एक्सपेंस कहते हैं। और अब हमें पता करना है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ। तो इसके लिए हमें कंपनी ने जितना सामान बेचा है और उस सामान को बनाने में कंपनी का जितना खर्चा हुआ है उसको घटाना होगा, और ऐसे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा असली प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद कंपनी को सरकार को भी टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स डिडक्शन के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है उसको ही नेट प्रॉफिट कहा जाता है, और इसको कई बार पेट भी कहा जाता है। तो पेट की फुल फॉर्म होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट और पेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों सेम ही होते हैं। अब मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो कंपनी खुद को टुकड़ों में तोड़ देती है, जिसके एक टुकड़े को हम शेयर कहते हैं। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इससे हम कंपनी के एक टुकड़े का जो प्रॉफिट निकालते हैं उसको अर्निंग पर शेयर कहा जाता है। यानी कंपनी के एक शेयर का जो प्रॉफिट है उसको ही अर्निंग पर शेयर कहते हैं। जैसे मान लो अगर किसी कंपनी के 100 शेयर्स है और कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर उसके एक शेयर का जो प्रॉफिट है यानी जो उसका अर्निंग पर शेयर है वो 1 रुपया हो जाएगा। अब अभी मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो सामान बेचती है उसको सेल्स कहा जाता है। तो अगर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, यानी उसने पिछले साल 100 करोड़ का सामान बेचा था और इस बार 150 करोड़ का सामान बेचा है, तो इसको हम कहते हैं सेल्स ग्रोथ, क्योंकि उसकी सेल्स बढ़ रही है। और ऐसे ही उसका अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो उसको हम प्रॉफिट ग्रोथ कहते हैं। और प्रॉफिट क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है इसको हम पहले ही बता चुके हैं, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट है। अब देखिए, जब भी आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक्स तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं जिनको हम ब्लू चिप स्टॉक भी कहते हैं, मिड कैप स्टॉक होते हैं, ऐसे ही स्मॉल कैप स्टॉक भी होते हैं और पेनी स्टॉक भी होते हैं। तो ये चारों क्या है इसे समझते हैं। तो लार्ज कैप के नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा बड़ी कंपनीज होती है जिनको लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। तो वैसे तो इसकी कोई हार्ड कोर डेफिनेशन नहीं होती है, लेकिन जनरली ऐसे स्टॉक जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होती है, यानी जिनकी कंपनी की टोटल वैल्यू 20,000 करोड़ से ज्यादा है, उनको लार्ज कैप स्टॉक्स कहा जाता है। ऐसे ही ऐसी कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होती है उनको मिड कैप स्टॉक कहा जाता है। और जिन स्टॉक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होती है, यानी जो भी कंपनीज 5,000 करोड़ से छोटी है, उनको स्मॉल कैप कहा जाता है। अब इसमें जो पेनी स्टॉक्स है वो जनरली बहुत ही ज्यादा छोटी कंपनीज होती है। पेनी स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनकी शेयर की प्राइस $1 से कम होती है, और इंडिया में जनरली ऐसे स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स मानते हैं जिनके शेयर की प्राइस 10 रुपए से कम होती है। अब ये जो अलग अलग टाइप के स्टॉक्स है जिनको समझाते वक्त मैंने मार्केट कैप का नाम लिया था, तो एक बार मार्केट कैप या जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को आपको समझाऊं तो इसका मतलब है कि पूरी कंपनी की वैल्यू कितनी है। अब क्योंकि आपको पता है कि कंपनी पहले ही खुद को शेयर्स की फॉर्म में तोड़ चुकी है, तो कंपनी की टोटल वैल्यू निकालने के लिए आपको कंपनी के एक शेयर की प्राइस जो उस टाइम पर चल रही है उसको उसके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, और ऐसे आपको कंपनी की टोटल वैल्यू मिल जाएगी, जिसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। और इसी मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि कभी भी शेयर की प्राइस देखकर ये ना सोचे कि ये कंपनी बड़ी है या छोटी है, क्योंकि मार्केट कैप के फॉर्मूले से ही आपको समझ आ रहा है कि कंपनी ने कितने शेयर्स मार्केट में निकाले हैं। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है। इसलिए कंपनी बड़ी है या छोटी ये जानने के लिए आपको उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी चाहिए, ना कि शेयर की प्राइस। अब आपको पता है कि कोई भी कंपनी बनी किस लिए है, तो कंपनी बनी है बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस करने के लिए वो कई बार कंपनी जमीन खरीदती है, मशीनरी खरीदती है या और बहुत सारी चीजें खरीदती है जो कि उसके बिजनेस के लिए यूजफुल होती है और जिससे वो बिजनेस करती है। तो ऐसा कोई भी सामान जो कंपनी खरीदती है जिसके थ्रू कंपनी बिजनेस कर रही है और जिसका यूज करके कंपनी पैसा कमा रही है, उसको एसेट्स कहा जाता है। यानी एसेट्स वो चीजें हैं जिनके थ्रू कंपनी के पास पैसा आता है और जिनके थ्रू कंपनी पैसा कमाती है। तो ये तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी की जो फैक्ट्रीज है, जो भी उसकी चीजें हैं जिनके थ्रू कंपनी पैसा कमाती है, उसको एसेट्स कहा जाता है। लेकिन जब कंपनी बिजनेस कर रही है तो उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, लाइक जैसे एम्प्लॉयज को सैलरी देना हो गया या फिर फैक्ट्री का रेंट हो गया, ये सब। और उसके ऊपर बहुत सारे टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है।
तो जो भी कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसको लाइबिलिटीज कहा जाता है। इसी के साथ कई बार बिजनेस करने के लिए कंपनीज डेप्ट यानी लोन भी लेती है, तो ये कंपनी की लाइबिलिटीज होती है। तो अब आपको डेप्ट और लाइबिलिटीज तो समझ आ गया होगा, लेकिन जब कंपनीज डेप्ट यानी लोन ले रही है तो उसके लिए कई बार कंपनीज को कुछ ना कुछ गिरवी रखना होता है। तो जो गिरवी रखने हैं उसको फाइनेंशियल टर्म में प्लेज कहा जाता है, और जिसको गिरवी रखा गया है उसको कोलेटरल कहा जाता है। यहाँ पर अब आपको एक और कंसेप्ट बता देता हूँ, जो कि है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। कई बार कंपनीज को लोन लेना पड़ता है, जिसके लिए कंपनीज को कुछ ना कुछ प्लेज करना पड़ता है। तो ज्यादातर केस में जो चीजें कंपनी प्लेज यानी गिरवी रखती है वो होते हैं कंपनी के शेयर्स। तो प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का मतलब है कंपनी ने अपने शेयर्स को प्लेज यानी गिरवी रखा है। अब शुरू में ही मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था शेयर होल्डर का, यानी वो व्यक्ति जो शेयर को होल्ड कर रहा है। लेकिन शेयर को बहुत सारे टाइप के लोग होल्ड करते हैं। यानी सबसे पहले जो कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं वो है कंपनी के मालिक, जिन्हें हम प्रमोटर कहते हैं। इसके अलावा आप और हम जैसे आम लोग कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं, तो हमें पब्लिक कहा जाता है, या कई बार हमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी कहा जाता है। बट सिर्फ कंपनीज के प्रमोटर या रिटेल इन्वेस्टर्स ही शेयर को होल्ड नहीं करते, इसके अलावा इंस्टीट्यूशन भी शेयर्स को होल्ड करती है। इंस्टीट्यूशन बहुत ही बड़ी कंपनीज होती है जो कि दूसरी कंपनीज में अपने पैसे इन्वेस्ट करती है, और ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। तो इसमें पहला है डीआईज मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी वो इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया के अंदर ही रहते हैं और इंडिया के अंदर ही अपना बिजनेस करते हैं। यानी मान लो अगर एलआईसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो उस कंपनी के लिए एलआईसी एक डीआईज मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगी। जबकि जो दूसरे टाइप के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उन्हें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एफआईआईज भी कहा जाता है। यानी कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि फॉरेन में अपना बिजनेस करते हैं। मान लो अगर सिंगापुर की जो कंपनी है जो कि इंडिया की किसी कंपनी के शेयर्स खरीद कर बैठी हुई है, तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब देखो कंपनी बिजनेस कर रही है और हम कंपनी के शेयर लेकर बैठे हुए हैं, तो हमें पता भी तो चलना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हमें ये कौन बताएगा? तो बेसिकली हमें ये कंपनीज ही बताएगी। इसके लिए कंपनीज को अपने क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है, यानी हर 3 महीने में कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है उसको अपनी एक रिपोर्ट बनाकर देनी होती है। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पर जाकर खत्म होता है। तो जैसे इस साल 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, तो वो अगले साल 31 मार्च को कंप्लीट होगा, और इसके बीच हर 3 महीने में कंपनीज अपनी रिपोर्ट है वो पब्लिश करेगी। यानी कंपनी अपनी पहली रिपोर्ट पब्लिश करेगी जून में, उसके बाद के अंदर सितंबर में, फिर दिसंबर में, फिर मार्च में। और क्योंकि कंपनी मार्च में एक पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो मार्च में कंपनी की एनुअल रिपोर्ट भी आती है, जिसमें कंपनी अपने पूरे साल का हिसाब एक साथ देती है। अब देखो कई बार कंपनी जब अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है उसमें हमें पता चलता है कि कंपनी ने इन्फ्लेशन की वजह से इस बार कम बिजनेस किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन का सीधा सीधा मतलब है होता है कि महंगाई। तो अगर महंगाई बढ़ती है तो लोग कम से कम सामान खरीदेंगे, जिससे कंपनी का बिजनेस कम होगा। तो ये जो इन्फ्लेशन है यानी जो महंगाई की टर्म है ये भी हमारे कोर्स में बहुत बार यूज होगी। तो क्योंकि हमने आपको बताया है कि इन्फ्लेशन का जो असर है वो कंपनी के बिजनेस में देखने को मिलता है, तो इससे कई बार कंपनी के शेयर प्राइस गिरने लगती है। और जब कंपनी के शेयर की प्राइस गिरती है ना तो उसको डाउन ट्रेंड कहा जाता है। और ऐसे ही जब कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ रही होती है ना, तो ये कहा जाता है कि कंपनी अप ट्रेंड में चल रही है। इसके अलावा अगर मान लो पूरा शेयर मार्केट ही गिरने लग जाए, तो ये कहा जाता है कि बियर मार्केट शुरू हो गया है। यहाँ पर बियर का मतलब भालू से ही है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो बियर होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ पंजा मारता है। तो क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ पंजा मारता है, इसलिए मार्केट भी जब ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो इसलिए इसे बियर मार्केट कहा जाता है। और ऐसे ही जब शेयर की प्राइस बढ़ रही होती है तो उसे बुल मार्केट या बुलिश मार्केट भी कहा जाता है। क्योंकि आपने बुल को देखा होगा कि बुल जब भी अटैक करता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ करता है। सेम उसी तरीके से मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उसे बुल मार्केट या बुलिश मार्केट कहा जाता है। तो जब भी आपको कोई कहे कि बुल मार्केट चल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि आजकल शेयर
मार्केट बढ़ रहा है। और जब भी कोई कहे कि बियरिश मार्केट चल रहा है या बियर मार्केट चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि शेयर की प्राइस गिर रही है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि बुल मार्केट चल रहा है या फिर बियर मार्केट चल रहा है? तो इसको पता करने का कोई ना कोई मेजर तो होना चाहिए ना। तो इसका मेजर है इंडेक्स। इंडियन स्टॉक मार्केट में दो ही मेजर इंडेक्स है, एक है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में दो तरह के एक्सचेंज है, पहला है बीएसई और दूसरा है एनएसई। तो जो बीएसई का इंडेक्स है वो है सेंसेक्स और जो एनएसई का इंडेक्स है वो है निफ्टी। अब सवाल ये उठता है कि ये इंडेक्स क्या होता है? तो इंडेक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, यानी निफ्टी 50 एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है, वहीं सेंसेक्स भी एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है। तो अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 के नाम से ही पता चल रहा है कि ये 50 स्टॉक्स का एक कलेक्शन है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के जो टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं ना, वो निफ्टी 50 में आते हैं। और ऐसे ही सेंसेक्स में जो इंडियन स्टॉक मार्केट के टॉप 30 स्टॉक्स होते हैं वो आते हैं। तो अगर मान लो कभी निफ्टी गिर रहा है तो इसका मतलब है जो एनएसई में लिस्टेड टॉप 50 स्टॉक है ना, उनके मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स की प्राइस गिर रही है, जिसकी वजह से निफ्टी 50 भी गिर रहा है। और जब मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स की प्राइस गिर रही है तो इसी से ही हमें पता चलता है कि शेयर मार्केट भी गिर रहा है। और ऐसे ही जब सेंसेक्स गिर रहा है तो इसका मतलब है कि बीएसई में जो टॉप 30 लिस्टेड स्टॉक्स है उनमें मेजोरिटी ऑफ स्टॉक की प्राइस गिर रही है। और जब बीएसई के मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स की प्राइस गिर रही है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल शेयर मार्केट गिर रहा है। तो इंडेक्स एक तरीका है जिसके थ्रू हम कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। और जब बहुत सारे इंडेक्स होते हैं ना, उनको इंडाइसेस कहा जाता है। तो इंडेक्स एक सिंगुलर टर्म है और इंडाइसेस एक प्लूरल टर्म है। अब जब आप इस कोर्स को देखेंगे तो कई बार आपको सेक्टर टर्म भी सुनने को मिलेगी। तो जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, बैंक का एक अलग सेक्टर हो गया, फार्मा का एक सेक्टर हो गया। तो बेसिकली एक सेक्टर में पर्टिकुलर एक कैटेगरी के स्टॉक्स आते हैं। जैसे जब हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं तो वहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वो सभी स्टॉक्स आते हैं। और जब हम फार्मा सेक्टर की बात कर रहे हैं तो वहां पर हॉस्पिटल्स और मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वो सब आते हैं। और जब हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर गाड़ी बनाने वाली जितनी भी कंपनीज है वो सब आती है। तो जब भी हम एक सेक्टर कह रहे हैं तो इसमें हम पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इन्वेस्टिंग। तो जब भी आप किसी शेयर को खरीदकर लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसको इन्वेस्टिंग कहा जाता है। और जब भी आप किसी शेयर को आज के दिन खरीदकर आज ही बेच देते हैं तो ऐसी टर्म्स को हम ट्रेडिंग कहते हैं। अब कई बार शेयर मार्केट में आपको 52 वीक हाई या 52 वीक लो भी सुनने को मिलेगा। तो 52 वीक मिलाकर होता है अपना एक साल। और 52 वीक हाई का मतलब है कि एक साल में शेयर की हाईएस्ट प्राइस कितनी गई, और 52 वीक लो का मतलब है कि एक साल में लोएस्ट प्राइस जो है शेयर की वो कितनी गई है। इसके बाद अगर हम लमसम की अगर बात करें तो लमसम का मतलब होता है कि आप एक साथ ही अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसका अल्टरनेटिव होता है एसआईपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और इसमें आप एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट करने की जगह थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मतलब हो सकता है कि आप किसी शेयर में हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे एसआईपी कहा जाएगा। और आपने एक साथ ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उसे लमसम कहा जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कई बार शेयर मार्केट को कैश मार्केट भी कहा जाता है या फिर उसको स्पॉट मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर आप कैश देकर यानी पैसा देकर शेयर लेते हैं। तो ये है कुछ 50 से भी ज्यादा टर्म्स जो कि आपको स्टॉक मार्केट को समझने के लिए जरूरी है। ये बहुत ही बेसिक टर्म्स थी जिसके बिना आपके लिए स्टॉक मार्केट को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए शुरू में ही हमने इन टर्म को क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स है जो कि आपको आगे पता चलती रहेगी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड दोस्तों, मेरे को ये वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, मेरा काफी ज्यादा टाइम एंड एफर्ट्स लगा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी टर्म्स समझ में आ गई होगी एंड आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। वरना इतना सारा कंटेंट मेरे को ढूंढना पड़ता है, फिर उसके ऊपर मेरे को शूट करना पड़ता है, स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। एंड आप जब सपोर्ट
सपोर्ट ही नहीं करते हो तो इतनी मेहनत फिर मेरे को करने में मज़ा नहीं आता है। तो वीडियो को दबाकर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और आपके लिए और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट मैं लेकर आ सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।